गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेशन विथ लर्निंग। तो इस तरह का जो आपका ये टॉपिक है आपका, इसको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, और इसका जो टॉपिक है, उस महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद फिर आपका इससे संबंधित कुछ जो आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो टॉपिक आपका है, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो इसका आपका फर्स्ट जो टॉपिक आपका है, इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इसका सभी टॉपिक को कवर करेंगे। फिर इसके बाद सभी टॉपिक को करने के बाद फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसका परिचय क्या है। बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है विकास, वृद्धि, परिपक्वता का अर्थ समझना। विकास व वृद्धि के अंतर को जानना भी अति आवश्यक है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? विकास, वृद्धि, परिपक्वता का अर्थ। तब जा कर के आपको, जब ये चीज़ का अर्थ समझ गए हैं, तो फिर विकास व वृद्धि के अंतर को भी आपको जानना भी अति आवश्यक होता है। साथ ही विकास की प्रमुख अवस्था व अधिगम में संबंध समझना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इसके बाद आपका वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, अधिगम से संबंधित उसका जो प्रमुख अवस्था, विकास की जो प्रमुख अवस्था है, वो अधिगम में जो संबंध है उसको भी समझना अति आवश्यक है। विकास और वृद्धि को समझने से पहले हमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को भी समझ लेना चाहिए। विकास का अर्थ एवं प्रकृति, पर्यावरण। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसको मात्रात्मक परिवर्तन बोलते हैं, दोनों सम्मिलित रहता है। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि, ये सभी क्या है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। चलिए मात्रात्मक परिवर्तन, जिसको परिमाणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन को परिमाणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि, ये सब क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें आपका शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन और विशेष भाषा को सीखने की जो क्षमता में परिवर्तन होता है, उसको गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अब अगला आगे देखते हैं। परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना तथा उन गुणों का विकसित होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। बालक के विकास पर परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता है जब तक कि उसे मांसपेशियों एवं स्नायुविक दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाती। परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इसी के कारण बालक के शारीरिक अवयवों में नई क्रिया को सीखने की क्षमता उत्पन्न होती है। अधिगम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, या फिर अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में जो अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए वृद्धि और विकास में अंतर को हम समझते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में जो अंतर है वह उसको देखते हैं कि ये उस वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि का मतलब होता है आपका ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या जो डिफरेंट है उसको देखेंगे।
देखिए वृद्धि जिसको ग्रोथ बोलते हैं और विकास जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है वो विकास वृद्धि वो क्या है? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक विक परिवर्तन नो जैसे बच्चे के बड़े होने, परिवर्तन के साथ उसके आकार, लंबाई, परिवेश, ऊंचाई इत्यादि में जो परिवर्तन होता है उसको वृद्धि बोलते हैं। और विकास क्या होता है? विकास शब्द का प्रयोग जो है वो परिमाणात्मक होने, परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में आदि में जो परिवर्तन या सुधार होता है उसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब में जो वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं, परिवर्तन होता है। और कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए जो परिवर्तन होता है उसको विकास बोलते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है। वृद्धि इसका एक भाग है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। वृद्धि की क्रिया जो हुआ क्या हुआ? आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है और बालक होने के साथ साथ वो बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। वृद्धि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका जो अर्थ होता है वृद्धि का, यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा हो। और बालक में विकास के लिए भी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित पक्ष माने जाते हैं। शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित पक्ष माने जाते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास या चारित्रिक विकास। तो इस तरह से जो आपका विकास का या कितना तरह से विकास को माना जाता है, तो विकास के जो निम्नलिखित जो पक्ष माने जाते हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक या चारित्रिक विकास, ये आपका विकास का वो पक्ष है। अब देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं जो वो आपका निम्नलिखित है। गर्भावस्था जिसको पेरेंटल बोलते हैं, वो आपका 9 माह से 10 दिन या फिर 280 दिन, 140 ये 40 हफ्ते, यह सब क्या है? गर्भावस्था का समय होता है। अब देखिए शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक या फिर 2 वर्ष तक की जो अवस्था हो तो वह शैशवावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड बोलते हैं, ये आपका क्या है? 5 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होता है उसको बाल्यावस्था कहते हैं। अब आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? जिसको एडोलसेंट बोलते हैं। या 12 वर्ष से जो 18 वर्ष की जो अवस्था होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं यूरोप के जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक के द्वारा बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया। चाइल्डहुड जो है वो 5 से जो 12 वर्ष है उसको 2 भागों में बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, जो 2 से 6 वर्ष होता है। और दूसरा आपका उत्तर बाल्यावस्था जो है वह उत्तर बाल्यावस्था जिसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, जो क्या है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। यानी पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 वर्ष से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड का 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होता है वह उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। अब आगे आता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? देखिए शैशवावस्था। इन्फेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। यह क्या है? वह शैशवावस्था आप लोगों ने देखा कि शैशवावस्था क्या हुआ? जन्म से लेकर के क्या है वो 5 वर्ष या 2 वर्ष की अवस्था जो क्या वो शैशवावस्था का। जन्म से लेकर 5 वर्ष या 2 वर्ष, जो भी कुछ बुक में 2 वर्ष रहता है, कुछ 5 वर्ष, तो सभी मनोवैज्ञानिक का अलग अलग अपना मानना है। तो जन्म से जो 5 वर्ष की जो अवस्था है वह शैशवावस्था होता है। अब शैशवावस्था में क्या क्या कुछ होता है उसको आप देखते हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, शैशवावस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। अनुकरण एवं दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में जो है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो वह होता है शैशवावस्था में। किस में होता है?
शैशवावस्था में। अनुकरण एवं दोहराने की जो नकल करने की जो प्रवृत्ति होता है बच्चों में, वह इसी अवस्था में पाया जाता है, शैशवावस्था में, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष। शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक। अब तीसरा आपका है बालक का निर्माण काल किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में। बालक का निर्माण काल किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। अब फ्राइड के शब्दों में, अब फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक है, फ्राइड के जो शब्दों में वो क्या कहा गया है? तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्राइड का मानना है, फ्राइड का कहना है कि मनुष्यों को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अब आगे देखते हैं, किस अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है? तो वो आपका शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो 0 से 5 वर्ष होता है। शैशवावस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए शैशवावस्था को माना जाता है जीवन का आधार। शैशवावस्था क्या माना जाता है? जीवन का आधार। शैशवावस्था को भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल परिवर्तनों से जुड़ा होता है और शैशवावस्था जो को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था को जो है वह सीखने की अवस्था का आदर्श काल कहा जाता है, वो कथन किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा किसने? वैलेंटाइन ने। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? बालक का निर्माण काल शैशवावस्था को किसने कहा? बालक का निर्माण काल जो है वो शैशवावस्था का वो किसने कहा? तो फ्राइड ने। फ्राइड ने ही बालक का निर्माण काल जो है वो शैशवावस्था कहा। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं, वो कथन किसने कहा? फ्राइड ने। इसी काल को बच्चे का समाजीकरण भी आरंभ होता है। शैशवावस्था में ही जो है वो क्या होता है? बच्चे का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने के सर्वोत्तम काल है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल जो है भाषा सीखने की सर्वोत्तम काल है, जो क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। चलिए अगला है आपका, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई जो है वो क्या है? 51.5 सेंटीमीटर होता है। जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है वो कितना होता है? 51.5, 51.5 सेंटीमीटर वो जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होता है। अब देखिए, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 3 kg, 3 kg, यानी 3 kg, 3 kg जो है वो क्या है? नवजात शिशु का लगभग भार होता है 3 kg, यानी मतलब 3 किलोग्राम। आगे आपका है, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, क्या रहता है? अनियमित। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसा होता है? अनियमित रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो किशोरावस्था, जो किशोरावस्था 3 वर्ष। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो वो किशोरावस्था, जो आपका क्या है? सॉरी, शैशवावस्था हो, किशोरावस्था नहीं होगा। किशोरावस्था तो आपका शैशवावस्था 3 वर्ष। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं कितना? 20। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। जन्म के समय जो है वो आपका क्या है? शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। तो ये जो आपका ये सब जो क्वेश्चन था, या ये सब जो आपका शैशवावस्था से संबंधित प्रश्न था। अब देखते हैं दूसरा अवस्था है बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था, इसको चाइल्डहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चाइल्डहुड में होता है गतिविधियाँ। ठीक है, बाल्यावस्था का समय जब क्या हुआ? 6 से 12 वर्ष का होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था का समय जो अवधि क्या होता है? शैशवावस्था का अवधि क्या होता है? 0 से 5 वर्ष। और बाल्यावस्था का क्या हो? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था का होता है। बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्ति किस प्रकार की अधिक होती है? तो जिज्ञासु। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। अब देखिए, बाल्यावस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, वह बहुत प्रबल होती है।
बाल्यावस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता जो है वो बहुत अधिक होती है, प्रबल होती है। और खिलौने की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, अर्ली चाइल्डहुड को। खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? टॉय एज किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, यानी आपका अर्ली चाइल्डहुड को जो है टॉय एज कहा जाता है। चलिए अब आपका आता है तीसरा, आपका क्या है? किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था, एडोलसेंट एज। एडोलसेंट स्टेज किसको बोलता है? किशोरावस्था को। एडोलसेंट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। जो आपका किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। और किशोरावस्था का समय क्या है आपका? 12 से 18 वर्ष। जो एडोलसेंट जो एज जो है आपका, एडोलसेंट का जो स्टेज होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है। किशोरावस्था का समय क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। किशोरावस्था क्या बोलते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। और वह जो है पूर्ण किशोरावस्था को क्या बोलते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की एज को किशोरावस्था कहा जाता है। और स्टेनले हॉल के अनुसार जो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल के अनुसार क्या है? किशोरावस्था को क्या कहे जाते हैं? संघर्ष की अवस्था, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है। अब नेक्स्ट जो आपका और भी क्या क्या कहते हैं किशोरावस्था को? किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या हुआ? परिवर्तन। और किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था को। किसको? किशोरावस्था को। किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला जो संधि काल कहा है तो वो किसको कहता है? किशोरावस्था को, एडोलसेंट स्टेज को, जो कि आपका 12 से कितने होता है? 12 से आपका 6 से 12 से 18। किशोरावस्था की अवस्था क्या है? 12 से 18। 12 से 18। किशोरावस्था के कौन से वर्ष सबसे अधिक तूफानी होते हैं? 13 से 16 वर्ष। किशोरावस्था के जो सबसे अधिक तूफानी किस वर्ष होता है? 13 से 18 वर्ष। किन वर्षों के बीच लड़कों की लंबाई व मांसपेशियां तेज़ी से बढ़ती है? तो 14 से 18। क्या है? 14 से 18। 14 से 18 वर्ष के बीच में जो लड़कों की लंबाई वो मांसपेशियां तेज़ी से बढ़ती है। 13 से जो 16 वर्ष की जो अवस्था होता है वह सबसे अधिक तूफानी होता है, जो किशोरावस्था का। चलिए अगला आपका है बालक का शारीरिक विकास और अधिगम। बालक का शारीरिक विकास और अधिगम। फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग ऑफ चाइल्ड। देखिए पहला आपका क्या है? शैशवावस्था में शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 से 300 तक। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 से 300। तो अगला प्रश्न आपका है जन्म के समय बालक और बालिकाओं का भार लगभग कितना होता है? तो 3 kg से लेकर के 3.5 kg, और फिर इधर 7 से लेकर के 7.13 पाउंड। और जन्म के समय बालक और बालिकाओं की लंबाई कितनी होती है? तो 29.5 इंच से लेकर के 20.3 इंच तक वो उसका लंबाई होता है। अगला प्रश्न आपका है जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक और बालिका के भार में जो किसका भार अधिक होता है? तो वो बालक का। किसका होता है? बालक का। जन्म के समय जो है वो बालक का भार अधिक होता है बालिका के अपेक्षा। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई किसकी अधिक होती है? तो बालक की लंबाई भी क्या होता है? वो अधिक होता है बालिकाओं की अपेक्षा। अब देखिए अब आपका नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल कितनी होती है? तो 1/4। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 भाग होती है। और जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 350 ग्राम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 350 ग्राम। अब आता है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट इन
चाइल्डहुड, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास जो वह जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था में शारीरिक विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों व हाथों की ओर जाता है और सिर का भार जन्म के समय जब वह कितना होता है 350 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों व हाथों की ओर जाता है और सिर का भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है और 6 वर्ष की आयु तक 1250 ग्राम हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार शरीर का 8वां हिस्सा हो जाता है और दांत लगभग 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत टूटने लगते हैं और 12 अथवा 13 वर्ष तक उसके लगभग सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं और जिनकी संख्या 28 होती है और बालकों की जो अस्थायी दांत जो है वो बालकों की अस्थायी दांत बालिकाओं की अपेक्षा देर से निकलती है। बालकों के अस्थायी दांत जो है बालिकाओं की अपेक्षा देर से निकलती है, तो लड़की का जो अस्थायी दांत वो क्या होता है वो जल्दी निकलता है लड़कों से। अब आगे आपका है मांसपेशियां तथा अन्य अंग। इस काल में मांसपेशियों का विकास धीमी गति से होता है। 9 वर्ष की आयु में बालक की मांसपेशियों का भार उसके शरीर का लगभग 27% होता है। 9 वर्ष की आयु में बालक की मांसपेशियों का भार जो है उसके शरीर का लगभग 27% होता है। तीसरा आपका है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, देखिए लंबाई, लेंथ। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और बालिकाएं जो है वो प्रायः 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक अपनी जो है आपका अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेता है। देखिए ये जो लंबाई है किशोरावस्था के लिए, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक जो है वह लगभग 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं और किशोरावस्था में बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक रहती है। किशोरावस्था में जो है बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक रहती है। 18 वर्ष की आयु का बालक इसी आयु की बालिकाओं से 18 वर्ष की आयु का बालक इसी आयु की बालिकाओं से लगभग 10 सेमी अधिक लंबा होता है। यानी कहने मतलब जो बालक का जो लंबाई है वो क्या है बालिकाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक होता रहता है। 18 वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाओं का बीच का बात बता रहा है। अब दूसरा जब क्या है किशोरावस्था में जो भार होता है वो भार किस तरह का वो वृद्धि करता है। देखिए भार, वेट जिसको बोलते हैं, किशोरावस्था में भार में काफ़ी वृद्धि होती है और बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक बढ़ता है। बालकों का भार जब बालिकाओं के भार से अधिक बढ़ता है और इस अवस्था के अंत में बालकों का भार जो है वो बालिकाओं के भार की तुलना में लगभग 10 से 11 केजी अधिक रहता है। लंबाई की बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर वो क्या होता है वो अधिक होता है, लेकिन वजन की बात करेंगे तो वो इस उम्र के बालक और बालिकाओं में 10 से 11 केजी क्या होता है वो अधिक होता है। और किशोरावस्था के विभिन्न वर्षों में बालक तथा बालिकाओं का औसत भार निम्नलिखित तालिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। देखिए आगे है आपका सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। देखिए किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और परंतु इसकी गति काफ़ी मंद हो जाती है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार प्रायः 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है। देखिए 16 वर्ष की आयु तक जो है वो सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार प्रायः जो है वो 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है। अब देखिए आगे आपका है हड्डियाँ, जिसको बोन्स बोलते हैं। हड्डियाँ जिसको क्या बोलते हैं बोन्स। किशोरावस्था में हड्डियों के दृढ़ीकरण अर्थात अस्थिकरण जो है वो ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा यह वे दृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाता है। और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या जो है वो कम होने लगती है। क्या होता है किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है और अस्थिर पंजर की कुछ हड्डियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती है और प्रौढ़ व्यक्ति में केवल 206 हड्डी ही होते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति में क्या होता है केवल 206 हड्डी ही होता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में दांत क्या है। 5वां चीज़ क्या है दांत, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं टीथ।
किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक तथा बालिकाओं के लगभग जो है 27 से 28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं और प्रज्ञा दंत सबसे जो है अंत में निकलते हैं। और प्रज्ञा दंत जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, प्रज्ञा दंत किसको बोलते हैं, विजडम टीथ, जो सबसे बाद में निकलते हैं और प्रायः जो है वो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में अथवा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निकलते हैं। प्रज्ञा दांत जो विजडम टीथ बोलते हैं किशोरावस्था के अंत में निकलते हैं या फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्ष में निकलते हैं। कुछ व्यक्तियों में प्रज्ञा दंत नहीं निकलते हैं, कुछ व्यक्तियों में जो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में प्रज्ञा दंत नहीं निकलते हैं। जो बुद्धि का जो दांत है विजडम टीथ जो है कुछ व्यक्ति में नहीं निकलता है। तो कब निकलता है, आपका किशोरावस्था के अंत में या फिर प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्ष में वो दांत निकलता है। और कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, किसी का यह प्रज्ञा दंत जिसको विजडम टीथ बोलते हैं वो नहीं निकलता है। अब इसका जो अब बात करते हैं आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या, निद्रा एवं विश्राम, और प्रेम, सुरक्षा और खेल एवं व्यायाम। ये सभी क्या है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जो आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या, निद्रा एवं विश्राम, प्रेम, सुरक्षा, खेल एवं व्यायाम। यह सभी क्या है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो है प्रमुख कारक हैं। चलिए आगे देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ये आपका क्या था, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक था। अब बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। देखिए विकास में प्रायः बालकों में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। कुछ बालकों में विकास संतुलित रूप से होता है तो कुछ बालकों में जो है वो असंतुलित रूप से जो है वो विकास दृष्टिगोचर होता है। देखिए विकास में प्रायः बालकों में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है और इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। कुछ बालकों में विकास संतुलित रूप से होता है तथा कुछ बालक में है असंतुलित रूप से विकास दृष्टिगोचर होता है। अब देखिए विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारक जो है क्या है वो निम्नलिखित है। विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला क्या है, रोग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डिजीज। और दूसरा क्या है, पोषाहार, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिसको पोषण बोलते हैं। अब तीसरा क्या है, शारीरिक भार तथा आकार, शारीरिक भार तथा आकार, वेट एंड साइज ऑफ बॉडी। ये क्या है तीसरा प्रभावित करने वाले कारक है विकास को। चौथा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का अभाव यानी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। चौथा क्या आपका चौथा जो विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है आपका आत्मविश्वास का अभाव, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पांचवा क्या है, तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग यानी यूज ऑफ टाइट क्लॉथ, यानी आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ पहनते हैं तो वो भी क्या है विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। छठा सोच, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं थिंकिंग। और सातवां आपका शारीरिक व्यायाम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। ये सभी क्या है वो विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अब आपका आठवां क्या है आठवां आपका मंदबुद्धि, जिसको मेंटल डिसेबल बोलते हैं। नौवां आपका है भय, जिसको फेयर बोलते हैं। यह सभी क्या है विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। मांसपेशियां नियंत्रण, जिसको मस्कुलर कंट्रोल। 11 नंबर में आपका प्रशिक्षण का अभाव, जो लैक ऑफ जो ट्रेनिंग होता है इसका भी अभाव क्या हुआ विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। और आपका अंतिम आपका है 12 नंबर में क्या है आपका अभिप्रेरणा का अभाव यानी लैक ऑफ मोटिवेशन। जो क्या वो अभिप्रेरणा का भी अभाव होता है, कमी होता है, यानी मोटिवेशन का भी कमी होता है, वो भी क्या है विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इस तरह से विकास को प्रभावित करने वाला कारक कितना आप लोगों ने देखा 12। कितना देखा 12। तो विकास को प्रभावित करने वाला कारक कितना है 12। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कितना है 12। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सीखने अधिगम, जिसको सीखना बोलते हैं लर्निंग की प्रक्रिया क्या है। देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है देखते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर नए नए अनुभवों से कुछ न कुछ वो सीखते रहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर लगातार नए नए अनुभवों से कुछ न कुछ वो सीखते रहता है और कुछ न कुछ वो क्या करता है कुछ न कुछ सीखता रहता है। और यही सीखे हुए जो नए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि और संशोधन करते हैं। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर निरंतर चलती ही रहती है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में निरंतरता और
सार्वभौमिकता है, इसलिए व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और यह सीखने की प्रक्रिया कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय हो सकती है, फिर चाहे वह परिवार हो, सिनेमा हो, सड़क, संगीत, संस्कृति, समाज, पड़ोसी, स्कूल आदि क्यों न ही हो। अर्थात उसके जीवन में सीखने की प्रक्रिया में विराम और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती। नहीं, वह जीवन पर्यटन जो हुआ कुछ न कुछ वो सीखते रहता है, चाहे वह यानी वह जन्म से लेकर के वह मृत्यु उपरांत वह सीखते रहता है। क्यों सीखना जो है क्या हुआ एक जीवन प्रयत्न जो है वह सतत निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, जो हमेशा वो कुछ न कुछ वह अधिगम होता ही रहता है। जीवन भर वो कुछ न कुछ मनुष्य सीखते रहता है। चलिए आगे देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। जो अधिगम जिसको होता है सीखने की जो विशेषता है, अधिगम की विशेषता क्या है? यानी जो लर्निंग का जो करेक्टरिस्टिक है, विशेषता जो है वो क्या है? तो अधिगम की विशेषताएं देखिए। अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम किसको बोलते हैं? सीखना को। सीखना क्या होता है? अधिगम। अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम निरंतर तथा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है और अधिगम परिवर्तनशील है। और अधिगम जो है वो सीखना विकास है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। रूढ़वर्थ के अनुसार नवीन कार्य करना ही क्या है? अधिगम है। और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? वह अधिगम है। तो ये हर तरह से जो परिवर्तन होता है वो भी क्या है? अधिगम ही है। व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है। सीखना की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है और सीखना एक विकास है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है और यह एक विकासशील प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक विकासशील प्रक्रिया है। और अधिगम सामाजिक होता है और यह समाज में समायोजन में सहायता करता है। और अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक होता है और पूर्व अनुभव एवं अभ्यासों के द्वारा नई योग्यताओं का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। पूर्व अनुभव एवं अभ्यासों के द्वारा नई योग्यताओं का अर्जन करना क्या है? वो अधिगम है। अधिगम की प्रक्रिया विवेकपूर्ण है और अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है। तो इस तरह से आपका यह कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक था आपका विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ जो उसका संबंध है, उसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अब इसका कुछ मास्टर क्यूज है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, उसी से संबंधित इसको भी देखते हैं। मास्टर क्यूज आपका क्या है? देखिए मास्टर क्यूज आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु जो है समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए ये जो आपका प्रश्न है, कौन सा आयु जो है वो आपका कौन सा आयु समूह जो है क्या हुआ परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा आयु समूह जो है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 11 से 18 वर्ष, आपका फिर 18 से 24 वर्ष, या फिर जन्म से 16 वर्ष 6 वर्ष, या फिर उसके बाद आपका है 9 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। क्या है? 9 से 12 वर्ष आंसर हो जाएगा डी। देखिए 9 से 12 वर्ष की जो आयु का जो समूह है वह क्या है? परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 9 से 12 वर्ष की जो आयु जो है वो क्या है? समूह जो है परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ दे रहे हैं। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है और यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है तो चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र का जो विकास होता है वह उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चरित्रार्थ जो क्या है वो चरित्र का विकास आपका उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, वर्ताव के द्वारा भी होता है और नैतिकता द्वारा भी होता है। तो चरित्र का विकास जो वह उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है?
विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है, तो आपका किससे है, तो प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। विकास का संबंध परिपक्वता से है तो वैसा ही संबंध उद्दीपन का संबंध किससे है, प्रतिक्रिया से। विकास का संबंध किससे है, विकास का संबंध परिपक्वता से है, वैसा ही संबंध उद्दीपन का संबंध किससे है, प्रतिक्रिया से। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे ही उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध भी क्या हुआ, प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप वह किस तरह का होता है। शैशवावस्था में जो है आपका बच्चों के क्रियाकलाप वह ये किस तरह का होता है क्रियाकलाप, तो वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, सामान्यतः 0 से 6 वर्ष की आयु तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है और इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। तो इस तरह का वो शैशवावस्था का ये आपका क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। स्व केंद्रित अवस्था बालक की होती है वो क्या है, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। स्व केंद्रित अवस्था जो वह होता है, स्व केंद्रित अवस्था जो है वो बालक में कितने से कितने वर्ष की अवस्था को जो बालक में स्व केंद्रित होता है। तो आपका क्या है, जन्म से 3 से जो 6 वर्ष की जो अवस्था वो क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। स्व केंद्रित अवस्था क्या है, वो बालक के 3 से 6 वर्ष होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है और शैशवावस्था का अंतिम चरण जो हुआ 3 से 6 वर्ष है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। और ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं और इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है 3 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, अधिकारी ग्रंथि। मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसको कहता है, पीयूष ग्रंथि को। किसको कहता है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। तो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन आपका किसका है। तो यहाँ पर आपका यह कथन जो आपका क्या है, बी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सही है। बी कथन क्या हुआ, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा, क्योंकि सही बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले
बने, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वह बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे अक्सर जांच करते हैं या फिर विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकरण करते हैं, या फिर तीसरा आपका विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या फिर इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास हो। तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा 8 का, तो 8 का इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का पालन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र, फिर अधिगम विकास के पीछे रहता है, या फिर अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, या फिर अधिगम विकास एक जटिल तरीके से जो आपका क्या है अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे विकसित होते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए पर्यटन रहना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्वावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था से। किससे, किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, किशोरावस्था से। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, इस अवस्था में बालक जो है वह समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव। तो इसका जो आंसर होगा आपका 11 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामूहिकता का भावना। सामाजिकरण प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है, हॉर्लॉक का, मैकडूगल का, कि टीपी मनन का, कि रॉस का। तो इसका जो आंसर होगा आपका 12 का क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, हॉर्लॉक का। क्या है, हॉर्लॉक का। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह उक्त कथन किसका है, हॉर्लॉक का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है वो सिद्धांत, जीवित रहता का सिद्धांत किसने दिया। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क का, हैरिसन का, या फिर डार्विन का, या फिर मैकडूगल का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का क्या हो जाएगा, सी। किसका, डार्विन का। ऑप्शन नंबर सी, डार्विन का। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका क्या लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, व्यवहारवादी डैश ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। एक कथन किसने कहा, फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, या फिर हेल्जिंगर। यह कथन किसका है, वाटसन का, जो अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था और उसने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी था। तो व्यवहारवादी जो वो था कौन था, वाटसन। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। वो क्या था, अमेरिका का
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, उसी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहो बना सकता हूँ। कथन किसका है? वाटसन का। तो इस प्रश्न के साथ ये क्या है आपका, यह लेसन कंप्लीट हो गया। ये आप इसका देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है? वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, पर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, और इन्होंने ही अपना व्यवहारवादी दृष्टिकोण से 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। और इसका प्रमुख कथन था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उससे डॉक्टर, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। ये आपका इस क्वेश्चन के साथ ही आपका यह आज का सेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।